नमस्कार जैन स्वागत साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शुभम सर में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? ये हो आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं हिंदी साहित्य में पार्ट 2 आज मैं आपको करवाने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको हिंदी भाषा के प्राचीन इतिहास के बारे में बात की है। आज हम हिंदी भाषा के मध्यकाल आर्य भाषा के बारे में बात करेंगे और हिंदी साहित्य को मैं आपको 12 पार्ट में कर पाऊँगा, जिसमें आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य को मैं इतने अच्छे से कवर कर पाऊँगा। आप देखेंगे कि आप कम समय में अच्छे से टॉपिक को क्लियर करके अपने अच्छे मार्क्स गेन कर रहे होंगे। तो साथियों, आइए देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करें, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दें, ये आपकी मर्जी। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको क्लासेस देता रहूँगा और कम टाइम में आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। तो साथियों, देखते हैं हिंदी साहित्य का पार्ट 2। हम भाषाओं के बारे में बात करें तो मध्यकालीन आर्य भाषा के बारे में बात करते हैं कि मध्यकालीन आर्य भाषा क्या है। तो मध्यकालीन आर्य भाषा में कौन कौन सी भाषाएं थी? जैसे सौरसैनी अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश एक है। अर्धमागधी अपभ्रंश, इसके बारे में डिटेल से मैं चर्चा करूंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से अपभ्रंश हैं। सौरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, पैचासी अपभ्रंश या लहंदा भी बोल सकते हैं। टक टक या लहंदा, टक तो लिखा ही है, लहंदा और बोल सकते हैं, लहंदा लहंदा, पैचासी, लहंदा या टक। ब्राचड़, ब्राचड़ अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। अब देखते हैं इन अपभ्रंश के अंदर कौन कौन सी बोलियां आती हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन सी बोलियां हैं, इन बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं सौरसैनी अपभ्रंश। तो सौरसैनी अपभ्रंश के अंदर पश्चिमी हिंदी आती है। पहली पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी बोली? गुजराती, पहाड़ी और राजस्थानी। पहाड़ी कहाँ बोली जाती है? यूके के क्षेत्र में, उत्तराखंड में पहाड़ी बोली जाती है। और गुजराती तो गुजरात, राजस्थान में राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी के अंदर गुजराती, पहाड़ी और राजस्थानी आती हैं। अब देखते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश, ये इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे कि कौन सी बोली कौन से अपभ्रंश की है। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे यूपीएसआई, यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से रट के जाइएगा। तो देखते हैं पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश में आती है। पूर्वी हिंदी के अंदर कौन सी आती हैं? अवधी, अवध में बोले जाने वाली भाषा, और बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके अंदर 3 आती हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंदर कौन कौन सी? पूर्वी हिंदी देखेंगे। इसके बाद पूर्वी हिंदी के अंदर कौन कौन सी आती हैं? पूछेगा कि मागधी अपभ्रंश के अंदर कौन सी आती है, तो पूर्वी हिंदी। फिर पूछ लेगा कि पूर्वी हिंदी के अंदर कौन कौन सी भाषाएं आती है, तो देखेंगे कि अवधी आती है, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है। आगे देखते हैं मागधी अपभ्रंश। कौन कौन सी? मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश बिहारी, बिहारी से याद रखेंगे, मगध से याद रखेंगे, बिहार मगध नाम था, तो बिहार से मागधी अपभ्रंश से बिहारी। और बिहारी के अंदर कौन कौन सी आती है? भोजपुरी, मगही, मैथिली। मैथिली मखाना, मिथिला मखाना कहाँ का है जिसको जीआई टैग मिला है? तो बिहार का है, तो यहाँ से याद रखेंगे। मैथिली किसके अंतर आती है? बिहारी, बिहारी के अंतर्गत। मगही भी बिहारी के अंदर और भोजपुरी बिहारी के अंदर। और बिहारी किसके अंदर आती है? मागधी अपभ्रंश के अंदर। किसके अंदर? मागधी अपभ्रंश के अंदर आती है, साथ ही याद रखेंगे। आगे देखेंगे पैचासी अपभ्रंश या टक या लहंदा भी बोल सकते हैं। क्या? लहंदा, लहंदा बोल देगा, पैचासी बोल देगा, टक बोल देगा, लहंदा बोल देगा। तो इसके अंदर कौन कौन सी आती है? पंजाबी, पंजाबी कौन सी आती है? पंजाबी। आगे देखते हैं ब्राचड़। ब्राचड़ बोले तो सिंधी, ब्राचड़ के अंदर सिंधी आती है। और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंदर मराठी। महाराष्ट्री, मराठी नाम समझ में आ रहा होगा कि महाराष्ट्री पूछ ले तो मराठी, ब्राचड़ सिंधी, ब्राचड़ सिंधी, ब्राचड़ सिंधी पूछ ले। और क्या नाम? पैचासी पूछे तो पंजाबी, पैचासी पंजाबी, पा से पैचासी, पा से पंजाबी। याद रखेंगे ट्रिक। देखेंगे पा से पैचासी, पा से पंजाबी, माँ से महाराष्ट्री, माँ से मराठी। आगे देखेंगे मगही। मगही के अंदर कौन सी आती? बिहारी। मगही से मिथिला मखाना से याद रखेंगे, जिसको जीआई टैग मिला बिहार का है, तो मगही से याद रखेंगे। बिहारी ज़्यादा बोली जाएगी मगही में, तो बिहारी याद रखेंगे। और फिर इसके अंदर भोजपुरी, मगही और मैथिली। आगे देखते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं पाँच बोली। कौन सी? खड़ी बोली, फिर ब्रजभाषा। 5 बोलियाँ आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, 5 सब बोलियाँ जिसको बोलते हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू और बुंदेली, कन्नौजी। कन्नौज में बोली जाती है, बात ध्यान रखेंगे। बुंदेली, कन्नौजी, कन्नौज से बुंदेलखंड का क्षेत्र कहाँ? झांसी के आसपास का क्षेत्र। वहाँ पे कितने आर्थिक क्षेत्र हैं? यूपीजी का क्वेश्चन है। आर्थिक क्षेत्र पूछे अगर बुंदेलखंड में, आर्थिक क्षेत्र कितने हैं? तो 7 हैं बुंदेलखंड में, याद रखेंगे। ये यूपीजीके का क्वेश्चन है, यूपीजीके का। अगर बुंदेलखंड में आर्थिक क्षेत्र पूछे तो 7 हैं। तो बुंदेली झांसी के आसपास की बोले जाने वाली बोली है। अगर बांगुरी पूछे, बांगुरी हरियाणवी को कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आया, यूपीएसआई में पूछा गया प्रीवियस ईयर, आप देख लेंगे 2021 में कि पूछा गया कि बांगुरी
बांगुरी की हरियाणवी की दूसरी भाषा, दूसरा हरियाणवी को और क्या कहते हैं? हरियाणवी का दूसरा नाम बांगुरी। और ये कौन से क्षेत्र में? रोहतक क्षेत्र, हिसार और जींद क्षेत्र में। रोहतक, हिसार और जींद क्षेत्र में कौन सी? हरियाणवी या बांगुरी। ब्रजभाषा ये तो सभी जानते हैं, अंतर्वेदी भी कहते हैं। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोली है ब्रजभाषा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। कौन सी? ब्रजभाषा। इसे किसका क्षेत्र? मथुरा और एटा। पश्चिमी भाषा पूछ ले तो ब्रजभाषा लगाएंगे। मथुरा और एटा इसको अंतर्वेदी भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि अंतर्वेदी अंतर्वेदी का अन्य नाम क्या है? तो ब्रजभाषा है। या पूछ ले ब्रजभाषा का अन्य नाम क्या है? तो अंतर्वेदी। बांगुरी का अन्य नाम पूछे तो हरियाणवी भी कहते हैं। कौन सा क्षेत्र है? रोहतक, हिसार, जींद। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये इतना याद रखेंगे कि बांगुरी हरियाणवी को कहते हैं और ब्रजभाषा अंतर्वेदी को भी कहते हैं। बुंदेली झांसी के आसपास, कन्नौजी कन्नौज से याद रखिएगा। अब खड़ी बोली की बात करें, खड़ी बोली में कौन कौन सी आती हैं? इसमें हिंदुस्तानी, कौरवी और सरहिंदी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हिंदुस्तान की भाषा। हिंदुस्तानी, कौरवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कौरवी पूछेगा, कौरवी का अन्य नाम, तो खड़ी बोली का अन्य नाम पूछे तो कौरवी। यह इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर कौरवी पूछा जाता है। पूछ लेगा कि खड़ी बोली का अन्य नाम बताइए, तो खड़ी बोली का अन्य नाम पहले साथ ही बात करेंगे तो कौन सा है? कौरवी है। हिंदुस्तानी भी याद रखना है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि कौरवी है। तो खड़ी बोली को हम हिंदुस्तानी बोली बोलते हैं। खड़ी बोली और कौरवी, हिंदुस्तानी और सरहिंदी। और इसकी कौन सा क्षेत्र? एनसीआर। एनसीआर में कितने ज़िले लगते हैं? 8 जिले। 8वां जिला कौन सा शामिल है? तो शामली। 8वां जिला शामली। 8वां जिला कौन सा है? शामली है। तो यूपीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीआर में 8 क्षेत्र लगते हैं। 8वां जिला अभी नया नया शामिल हुआ है, शामली। और इसको खड़ी बोली क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी, कौरवी, झांसी, सरहिंदी, कौरवी और हिंदुस्तानी। इसके क्षेत्र एनसीआर। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी हिंदी के बारे में बात करते हैं। पश्चिमी हिंदी की बात हो गई, पूर्वी हिंदी के बारे में बात करते हैं। इसको भी देख लेते हैं। तो पूर्वी हिंदी के अंदर 3 बोलियां प्रमुख आती हैं। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी साथियों? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। 3 प्रमुख बोलियां पूर्वी हिंदी के अंदर। पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 बोलियां प्रमुख थीं और पूर्वी हिंदी के अंदर 3 बोलियां प्रमुख हैं। अवधी अयोध्या के आसपास की, नाम से समझ में आ रहा है, अवधी अयोध्या। अवध का क्षेत्र बोलते हैं तो अयोध्या के आसपास का क्षेत्र बोलते हैं। बघेली सतना, रीवा, होशंगाबाद। बघेली कहाँ है? सतना, रीवा, होशंगाबाद। आगे छत्तीसगढ़ी की बात करें, छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ी होशंगाबाद कहाँ है जानते हो? मध्य प्रदेश में है, एमपी में। तो ये रीवा भी मध्य प्रदेश में। सतना, रीवा, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ी के अंदर अवधी, अयोध्या के अंदर बघेली, सतना, रीवा, होशंगाबाद एमपी में बघेली। आगे देखते हैं राजस्थानी के अंदर प्रमुख 4 बोलियां आती हैं। कौन सी? पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। जयपुर के आसपास का क्षेत्र जयपुरी। मेवात हरियाणा और राजस्थान की सीमा, हरियाणा राजस्थान की सीमा मेवात। और मालवी राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक मालवी। इसको दक्षिणी राजस्थानी। कौन सी? दक्षिणी राजस्थानी मालवी। और जोधपुर और मारवाड़ी को पश्चिमी, मारवाड़ी पश्चिमी, मालवी दक्षिणी। और मेवात हरियाणा और राजस्थान पूर्वी और जयपुरी उत्तरी। याद रखेंगे कि जयपुरी पूछे तो जयपुर के आसपास का क्षेत्र मेवात हरियाणा और राजस्थान की सीमा के साथ, मालवी राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक, मारवाड़ी जोधपुर और बीकानेर। आगे बढ़ते हैं, राजस्थानी को समझ में आए। केवल आपको इतना याद रखना है कि जयपुरी, मेवाती और मालवी, मारवाड़ी कौन कौन सी बोली हैं? तो राजस्थान की बोली हैं, राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं। आगे देखते हैं, पहाड़ी के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। पहाड़ी के अंदर पूछ ले गढ़वाली, कुमायूं। पूछ लेगा इनमें से कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पहाड़ी है? पहाड़ी बोली है। तो गढ़वाली, कुमायूं और पश्चिमी पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी कुल्लू मनाली, ये पर्यटन क्षेत्र है यूके का, कुल्लू मनाली। और नैनीताल अल्मोड़ा, ये भी पर्यटन क्षेत्र है। तो कुमायूं के अंदर नैनीताल अल्मोड़ा में बोली जाती है। अल्मोड़ा कौन सा? अल्मोड़ा नैनीताल में। नैनीताल अल्मोड़ा कहाँ? कुमायूं। और गढ़वाली दून क्षेत्र यूके। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि पहाड़ी के अंदर कौन कौन सी आती हैं? 3 आती हैं। और पहाड़ी किसके अंतर्गत आती है? सौर्थनीय प्रंश, ये आपको याद रखना है। और ये गढ़वाली और कुमायूनी और पश्चिमी पहाड़ी, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी। इतना याद, ये क्षेत्र याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है। बिहारी किसके अंतर्गत आती है? बिहारी मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। इसके भी साथ 3 बोलियाँ हैं। कौन कौन सी? मगही, भोजपुरी और मैथिली। मगही, भोजपुरी, मैथिली। मगही पटना के आसपास क्षेत्र मगही। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश, जैसे महाराजगंज में देखेंगे, गोरखपुर में महाराजगंज और गोरखपुर
गोरखपुर में और महाराजगंज में कौन से? उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में भोजपुरी बोली जाती है। आप गए, कोई लोग गए होंगे तो उनको पता भी हो, क्योंकि मैं गया हूँ। मेरा एयरफोर्स का री मेडिकल वहीं लगा था, गोरखपुर में। तो मुझे पता है कि गोरखपुर में कौन सी भोजपुरी बोली जाती है, भोजपुरी। आगे देखते हैं नोट। 18 बोलियों 5 भाषा समूह में रखता है कौन सा? हिंदी। 18 बोलियों को 5 भाषा उपसमूह में रखा जाता है। हिंदी की उत्पत्ति क्या है? हिंदी की उत्पत्ति, तो हिंदी की उत्पत्ति सबसे पहले प्रयोग कहाँ? निशीथ चूर्ण ग्रंथ में मिलता है। कौन सा ग्रंथ? निशीथ चूर्ण। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लेंगे। मैं आपको करवा दूँ, सारी चीज़ें करवाऊंगा। आपसे वादा रहा कि सारी चीज़ें मैं आपको डिक्टो पॉइंट टू पॉइंट और कम समय में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करूंगा, जिससे आप देखेंगे अपना सारा रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। आप चाहें इसके नोट्स बना सकते हैं, या पहले आप वीडियो देख लेंगे, इसके बाद में स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए, तो जिससे आपको आसानी रहेगी रिवीजन करने में। या वीडियो को अगर आपको स्पीड स्लो लग रही हो तो आप 2x पे करके देख लीजिए। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, एज योर विश, जैसे ही आप चाहें। बाकी हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ये पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा, याद रखेंगे, फारसी। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। आगे देखेंगे, फारस के क्षेत्र में व्यक्ति को हिंदी का शब्द का सबसे पहले उच्चारण किया था। कहाँ? फारस के क्षेत्र में हिंदी शब्द का उच्चारण किया था, जिसमें ये नाम देने का श्रेय किसको? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रमुख कवि हैं। खड़ी बोली के प्रमुख कवि हैं कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके हैं? खड़ी बोली के प्रमुख कवि हैं अमीर खुसरो। तो फारस के क्षेत्र में सबसे पहले बोली गई थी, इसलिए फारसी के लोग इसके सबसे पहले उच्चारण किया गया, जिसमें जिसको अमीर खुसरो को सही जाता है, किसको? हिंदी का। तो फारसी भाषा का शब्द हिंदी, ये रखने हैं। और हिंदी का सबसे पहले प्रयोग निशीथ चूर्ण ग्रंथ में, कौन सा? निशीथ चूर्ण ग्रंथ में मिलता है। निशीथ चूर्ण ग्रंथ में मिलता है। आगे देखेंगे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अच्छा, लिपि क्या है? लिपि क्या है? किसी भी भाषा को लिखने का तरीका क्या है, उसे लिपि कहते हैं। लिपि क्या है? किसी भी भाषा को लिखने का तरीका जो होता है उसे लिपि कहा जाता है। याद रखेंगे, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। क्या? किसी भी भाषा को लिखने का तरीका क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। अच्छा, पूछेगा कि देवनागरी का सर्वप्रथम किस राज्य में प्रयोग हुआ था? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम किस राज्य में प्रयोग हुआ था? तो साथ ही आंसर मारेंगे गुजरात। किसमें? ये आप नोट कर सकते, जो मैं आपको, क्योंकि आप मेरे शब्दों पर गौर कीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ सारे एडिशनल चीज़ें भी बताता हूँ। तो एडिशनल चीज़ें में जो आपको ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जैसे पूछेगा कि इस देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था, तो सबसे पहले भैया गुजरात राज्य में हुआ था। तो हिंदी की देवनागरी लिपि को क्या कहते हैं? किसी भाषा को लिखने का तरीका उसे लिपि कहते हैं। भारत में लिपियों को 3 वर्ग में बांटा गया। कितने वर्गों में? पूछता है कि लिपियों को कितने वर्ग में बांटा गया, तो 3 वर्गों में। सिंधु लिपि, हड़प्पा लिपि। सिंधु लिपि के अंदर हड़प्पा लिपि किसकी थी? भाव चित्रात्मक थी। हड़प्पा संस्था कांस्य युग की थी और भाव चित्रात्मक थी। पूछेगा हड़प्पा सभ्यता किस युग का वर्णन करती है, तो कांस्य युग की, और भाव चित्रात्मक शैली में लिखी जाती थी। सिंधु लिपि, हड़प्पा और भाव चित्रात्मक। इसके बाद में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं। बाकी जो देवनागरी वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट। देवनागरी लेफ्ट टू राइट, जबकि खरोष्टी राइट टू लेफ्ट। और ये गंधारी लिपि भी कहते हैं। खरोष्टी लिपि को गंधारी लिपि, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया खरोष्टी लिपि का दूसरा नाम क्या है, तो कौन सा? गंधारी भी कहते हैं। किसको? गंधारी लिपि कहते हैं। और अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बीच में इस लिपि का ज़्यादा प्रयोग होता है। हाँ, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बीच में। आगे देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का जन्म कहाँ से? ब्राह्मी लिपि से हुआ। पूछेगा देवनागरी लिपि का जन्म कहाँ से हुआ, तो साथियों मार्क करेंगे कि ब्राह्मी लिपि से हुआ। आगे पूछेगा देवनागरी, डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना के अनुसार देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में हुआ। कहाँ हुआ? जयभट्ट के शिलालेख में। किसके अनुसार? डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना के अनुसार। डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना जी थे, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि जयभट्ट के जो शिलालेख हैं वहाँ पर हिंदी का देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग होता है। कब? 7वीं 8वीं सदी की बात है। कब? 7वीं 8वीं शताब्दी की बात है। आगे देखेंगे, ब्राह्मी लिपि की 2 प्रमुख शैलियाँ हैं। ब्राह्मी लिपि के बारे में इतना डिटेल से आप शायद यूट्यूब पे आप देख पाएंगे, इतना डिटेल से कोई नहीं करवाएगा, इतने कम समय इतना बढ़िया प्रीमियम कंटेंट आप इसको मान सकते हैं कि प्रीमियम कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ इतने कम समय। आप देखेंगे सारे क्वेश्चन आप यहीं से उठेंगे आपके, यहाँ से यूपीएससी में भी क्वेश्चन नहीं बाजेगा, वीडियो एग्जाम में
कहीं भी आप यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम में, यूपी पुलिस एग्ज़ाम में, जितने भी यूपी के एग्ज़ाम हैं, हालांकि DSSB भी आल्सो, आप देखेंगे यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप इतना मेरा प्रॉमिस है आपको। आप देखेंगे अच्छा इसकी ब्राह्मी लिपि 2 शैली है, एक तो दक्षिणी शैली, एक है उत्तरी शैली। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता के चल रहा हूँ। तो उत्तरी शैली में देवनागरी आती है, ये इंपॉर्टेंट एक पूछ लेगा। ब्राह्मी लिपि में 2 शैलियाँ, उत्तरी शैली, देवनागरी कौन सी शैली है? तो देवनागरी उत्तर की शैली है। कौन सी? देवनागरी शैली उत्तरी शैली। देवनागरी भाषा कौन सी है? उत्तरी शैली की। अच्छा देखेंगे तुलु, इसके अंतर्गत दक्षिणी के अंदर तुलु कर्नाटक, मलयालम केरल, तमिल तमिलनाडु, तेलुगु आंध्र प्रदेश और कन्नड़ कर्नाटक। तेलुगु आंध्र प्रदेश, कन्नड़ कर्नाटक, तमिल तमिलनाडु, मलयालम केरल और तुलु कर्नाटक। याद रखेंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो साथियों ये हमारा आज का टॉपिक फिनिश हुआ। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने अच्छे से समझ भी पाए होंगे। अगर आपको कुछ चीज़ें कम समझ में आए तो आप एक बार और रिवाइज करके वीडियो देख सकते हैं और इसके नोट्स बना सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। आप जब चाहें इसको रिवाइज करते हैं, कम टाइम में आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। जैसे 20-25 मिनट की वीडियो मैं आपको करवाता हूँ, जिसमें अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो 2x पे देख लीजिए, आप 1.5x पे देख लीजिए, तो आप जो भी 10-12 मिनट में सारा क्वेश्चन रिवाइज कर पाएंगे। तो इससे है कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपने अगर चीज़ें कहीं से नहीं करी तब भी आपको इतना प्रीमियम कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। तो याद रखेंगे साथियों, आज ये हमारा आज का टॉपिक फिनिश हुआ। तो ये हमारा पार्ट 2 था हिंदी साहित्य में, क्योंकि हम भाषाओं की बात कर रहे हैं। तो ये पार्ट 2 था। पार्ट 2 आज फिनिश हुआ। इसके बाद में पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा, भाषाओं को खत्म करवा दूंगा। फिर मैं आपके हिंदी साहित्य को खत्म करवाऊँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। जय हिंद, जय भारत।